नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। वाराणसी में पिछले करीब एक पखवाड़े से 15 दिन हो गए, भयंकर अशांति है, कोलाहल है, लोगों के भीतर गुस्सा है। और अब तक सड़कों पर आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखा है, चाहे वो कांग्रेस के हों, यूथ कांग्रेस के हों, एनएसयूआई के हों, उनको आपने देखा सड़कों पर उतरते, लाठी खाते, गिरफ्तार होते। पॉलिटिकल वर्कर जब तक सड़क पर उतरता है, तब तक आम जन के मन में एक भाव होता है कि राजनीतिक मसला है या राजनीति हो रही है। लेकिन पब्लिक जब सड़क पर उतर आए, तो फिर ऐसा कोई भी ऐसी आशंका निर्मूल होती है, ऐसी आशंकाएं बेमानी हो जाती हैं। अब वाराणसी की सड़कों पर पब्लिक उतर गई है, जनता हजारों की संख्या में, लेकिन सरकारी रवैया नहीं बदला। देखिए, भीड़ बदल गई। भीड़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जगह अब आम जन की हो गई, लेकिन सरकार की लाठी वहां भी थी, सरकार की लाठी यहां भी है। इनकी तारीफ करना चाहिए, एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हैं। कोई भेद नहीं है कि ये पॉलिटिकल वर्कर है या आम जनता है, एक ही लाठी से हाँक। बनारस की गलियों में लाठियां चली हैं, लाठी चार्ज हुआ है बनारस की गलियों में, और हजारों की भीड़, आम जनता, पब्लिक, वो मोदी की काशी में मोदी के खिलाफ, मोदी एंड कंपनी की नीतियों के खिलाफ उतरी हुई थी। प्रधानमंत्री के दफ्तर में ये सबको पता है कि मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग वाराणसी की पीएमओ में होती है। वाराणसी की रिपोर्टिंग जितनी लखनऊ होती है, उससे कम पीएमओ में नहीं होती, सीधी रिपोर्टिंग होती है। अब पीएमओ में भी हड़कंप मचा हुआ है। अब क्या रिपोर्ट जाएगी वाराणसी से, क्योंकि मानते तो ये पूरा मोदी का इकोसिस्टम जो है, ये अफसरों के बदौलत चलता है और अफसरों को ही ये सच मानते हैं। आम जनता तो झूठी है, क्योंकि वो बेचारी है। तो क्या रिपोर्ट जाएगी, क्या मानेंगे, वो तो बात की रही। लेकिन अफरा तफरी और क्या सड़क पर था, हम सब आपको दिखाएंगे। भाव को ले आइए, जोड़िए, स्वागत है। सीधा चलते हैं विजुअल्स पर। पहले ट्वीट देखिए, ये सब कुछ इससे आप का भी जो इंदौर का रिश्ता है वो भी जुड़ता है, क्योंकि पाल समाज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में, पाल मतदाता बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में है, पाल। और उत्तर प्रदेश के पाल, अब ये इस पर तो मैंने बहुत रिसर्च नहीं की है, आगे जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पाल बिरादरी है, वो राजमाता लोक माता अहिल्याबाई होलकर को अपनी पूर्वज मानते हैं, कि हमारी पूर्वज हैं। और अहिल्याबाई होलकर जिसकी पूर्वज होंगी वो गर्व करेगा ही करेगा। हमारे समाज या जातीय कनेक्शन ना हो तब भी हमें माता अहिल्याबाई पर गर्व है। तो इसीलिए वाराणसी में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के विवाद के बाद दोषियों पर कार्रवाई के बजाय प्रशासन ने पाल समाज के लोगों को निशाना बनाते हुए यूपी के विभिन्न जिलों व बिहार से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं की जबरन गिरफ्तारी की है। ये बिहार तक से आए थे बनारस। एसटीएफ शेफर्ड टाइगर फोर्स प्रमुख धामू पाल होलकर सेना, विवेक पाल टाइगर, सुगन पाल, संतोष पाल, दीनानाथ पाल, रामजतन पाल, आकाश और मंगल गड़रिया की गिरफ्तारी प्रशासन की गुंडागर्दी और दमनकारी रवैये को दर्शाती है। हम सभी निर्दोष लोगों की तत्काल रिहाई और वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। अब विजुअल्स पर आते हैं। विजुअल लाइए पहला। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों, अभी मैं पाँच मिनट चाहता हूँ, ये अलग अलग टुकड़ों में, जत्थों में जब इकट्ठा होना शुरू हुए, तो पुलिस ने उस समय रोकना शुरू किया और बहस शुरू हुई। इसके बाद का जो विजुअल है वो महत्वपूर्ण है, जो अखिलेश यादव ने विजुअल डाला, मतलब ट्वीट किया, वो महत्वपूर्ण है। अगला विजुअल चलाइए। अभी देखिए, पुलिस द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दामूपाल जी को पकड़ कर ले जाया गया है बनारस में।
उसके बावजूद ये हम लोग वहाँ पर जो है माँ अहिल्या माँ गंगा का दर्शन करने के लिए आए हुए थे। आज हम लोग वहाँ पर हम लोग जो है पाल समाज के लोग जो है आए थे, सभी लोग माँ अहिल्या का वहाँ पर जो लोग माता अहिल्या होलकर जी प्रतिमा को जो तोड़ा गया था या वहाँ पर घाट को जो तोड़ा गया था, इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी देखिए प्रशासन द्वारा जबरदस्ती दामूपाल जी को ले जाया जा रहा है। जो 25 तक भवन को बनाया हुआ था आज उसको ये सब पुलिस का तानाशाही है। जी नहीं, वहाँ पर आप लोग मीडिया के लोग हैं, वहाँ पर जाकर के आप सभी लोग देख सकते हैं, हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग घाट पर जाइए, जो है घाट पर जाकर के आप सभी लोग देख सकते हैं। हम लोग कितने लोग थे? हम किसी को बुलाए नहीं थे, जो भी लोग यहाँ पर थे वही लोग वहाँ आ गए थे। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं ये पाल अरे क्या कुछ कहो भाई जी। आज हम लोग जो है माता अहिल्या की मूर्ति वहाँ पर तोड़ी गई है जी, उसको लेकर के आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। आप लोग समाज से जो उनका संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, खींच के ले गए। अब जरा अखिलेश यादव का ट्वीट लाइए। अखिलेश यादव ने इस पर सबसे पहले ट्वीट किया, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पाल समाज के प्रदर्शन पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज और 1 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अब भाजपाई कहेंगे कि यह समाचार भी एआई से बना है। अरे कोई इन्हें समझाए भाई, सब कुछ नहीं होता एआई। भाजपाइयों से जनता पूछ रही है कि जब सब कुछ एआई से ही चल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? भाजपाइयों ने कमीशन लेकर कहीं सरकार को ही एआई को आउटसोर्स तो नहीं कर दिया है। अब जरा विजुअल दिखा दीजिए, जो लाठी चार्ज वाले विजुअल थे, ये तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी वो सब है। लाठी चार्ज वाले विजुअल जो अखिल ये देखा आपने भाऊ। अभी और कुछ दिखाएंगे लेकिन पहले इसी पर ये राजमाता अहिल्याबाई की सबसे पहले राजमाता एक राजघराना कहा जाता है होलकर्स को, लेकिन होलकर ये मराठा साम्राज्य के सरदार थे। और जैसा कि मैंने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नीति थी उसमें मराठा या ब्राह्मण सवर्ण राज करेंगे ऐसा नहीं था। 12 बलूतेदार यानी जाति पगड़ी जितने भी लोग थे, जितने ओबीसी पिछड़े अगड़े, सबको मिलके छत्रपति शिवाजी महाराज ने नींव रखी थी हिंदवी स्वराज की। अब मैं थोड़ा आपको 1 मिनट मुझे देना पड़ेगा कि लोग सोचेंगे कि ये पाल समाज क्यों बीच में आया, जिसको धनगर कहते हैं मराठी में। बहुत बड़ा समाज है धनगर समाज, गडरिया बोलते हैं, गडरिया बोलते हैं आपके यहाँ। तो ये समाज महाराष्ट्र में कम से कम 25 सीटों पे विधानसभा के कंट्रोल रखता है। ठीक है, अब हुआ यूं कि पेशवा एक दिन अपने सैन्य के साथ, मतलब अपने टुकड़े के साथ निकले, तो एक खेत क्रॉस कर रहे थे, तो एकाएक एक बड़ा पत्थर आके उनके सर पे लगा। अब पेशवा पे हमला करना कोई और मराठों के राज में ये असोचनीय था। तो एकदम सारे लोग अलर्ट हो गए, किसने पत्थर मारा? तो एक छोटा लड़का सर तन के खड़ा था, उसे पेशवा पता नहीं था। तो उसको पकड़ के लाया गया पेशवा के सामने, पूछा क्यों भाई, क्यों मारा? तो उसने कहा कि ये खेत तुम्हारे बाप का है क्या? आए दिन खेत से निकल जाते हुए फसल को नुकसान होता है, इसकी भरपाई कौन देगा? तूने कहा अरे पेशवा है। अरे बोले पेशवा फेशवा मैं नहीं जानता, हमारे किसान एक खेत जोने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और कोई बोलेगा नहीं, आपको रोकेगा नहीं, तो ऐसी खेत रोनते हुए जाओगे क्या? तब तक एक गांव में खबर पहुंच गई। तो जो धनगर परिवार था, गडरिया परिवार, जिसका बेटा था, उसको तो लगा कि आज कोई घर में कोई बचेगा नहीं शायद। गांव में पहुंचे उस लड़की को लेके, वो परिवार
पेशवा के पैरों में लेट गया कि बस माफ कीजिए हमको, बच्चा है छोड़ दीजिए, ऐसा कोई मन में नहीं था। पेशवा ने कहा कि भाई मैं आपको कुछ सजा देने नहीं आया, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। बोले हम गरीब लोग क्या दे सकते हैं, क्या ये बच्चा मुझे दे सकते हैं आप? इस उम्र में इसमें ये स्वाभिमान है, यदि ये ट्रेंड सोल्जर होगा तो ये साम्राज्य के लिए क्या कर नहीं गुजरेगा। और फिर उस बच्चे को लेके पुणे आए, उसे प्रॉपर शिक्षा दी, एजुकेशन दिया, उसको तलवार से लेके तमाम हथियार चलाने में वो कर दिए। इसी बीच बाजीराव पेशवा भी उभर रहे थे। तो ये सब बाजीराव के समकक्ष उसके साथी हैं, बचपन के खेलने वाले। तो कई लड़ाइयों में मल्हारराव होलकर की तूती बोलती थी। लीडर वो गडरिया था, ये महत्वपूर्ण नहीं था। बाजीराव पेशवा हमेशा कहते थे कि यदि जो तलवार हाथ में लिया तो वो क्षत्रिय धर्म हो गया, काय का ब्राह्मण। उनपे जब बात हुई थी कि भाई कोई नॉनवेज खाने वालों के साथ आप बैठ के खाना खाते, तो बोले क्या हुआ, मेरे साथी है भाई, मेरे पे आने वाली हर तलवार को रोकते ये लोग। अभक्ष भक्ष कर दिया। बोले काय का अभक्ष, हाथ में तलवार लेने के बाद कौन सा धर्म हो गया मेरा, और क्षत्रिय को चलता है, ये उनकी सोच थी। तो उसके बाद जब दिल्ली तक मराठों ने कब्जा कर लिया, तो दिल्ली पुणे से कंट्रोल नहीं होती, उत्तर भारत, क्योंकि अटक अफगानिस्तान तक तलवारें पहुंच गई थी मराठों की। तो ये इतना साम्राज्य पुणे से नहीं कंट्रोल होगा। प्लेन तो थे नहीं उस जमाने में, चॉपर तो थे नहीं, तो फिर ये लोग फिर उठाव करेंगे तो इनको, तो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के पास ग्वालियर एक पोस्ट रखा, जिसमें सिंधियाज को रखा। सरदार शिंदे को, शिंदे थे, सरदार शिंदे को बोला कि तुम पुणे, पूरा उत्तर भारत यानी पंजाब, राजस्थान, अवध, ये सब देखोगे यहां बैठ के। कहां पे? ग्वालियर बैठ के। उस ग्वालियर के पीछे एक डिस्टेंस पे इंदौर में होलकर्स को रखा कि यदि वो कमजोर पड़ रहे तो पीछे से पुणे से फौज आने में टाइम नहीं लगना चाहिए, इसमें जाओ। उधर सूरत के पैरेलल, सूरत पे चेक रखने के लिए गायकवाड़ को रखा, जो बड़ौदा के गायकवाड़ कहलाए। ठीक है, तो फिर और छोटे छोटे जो सरदार थे, एक पवार थे देवास के, धार के एक पवार थे, ये सारे ऐसे बटते गए। नागपुर में जो भोसले थे वो उड़ीसा से बंगाल तक देखते थे। ये सारा बंटवारा हुआ ऐसा, और फिर ये अपने आप में बड़े क्षेत्र कहलाए गए, बड़े सरदार हो गए। और मल्हारराव ने तो एक इतिहास रचा। अब इसीलिए मल्हारराव होलकर ये राजघराना लगता होगा लोगों को, लेकिन है ये गडरिया समाज के। आज पूरे धनगर समाज के दैवत है मल्हारराव होलकर और अहिल्याबाई होलकर। महाराष्ट्र में एक जिला अहिल्याबाई के नाम से है। अहमदनगर जो जिला था उसका नाम अब अहिल्या देवी होलकर जिला हो गया है। तो अहिल्या देवी को मानने वाले बहुत लोग हैं, धनगर समाज को मानने वाले लोग बहुत हैं। अभी मुझे कम से कम महाराष्ट्र से 20 से 22 लोगों ने कांटेक्ट किया जो धनगर समाज के बड़े लोग हैं। वो बोल रहे थे कि हमने सुना आपके प्रोग्राम में कि आप बनारस में थे, तो आपने देखा क्या, आंखों से क्या हुआ वहां पे? क्या अहिल्या जी का इतना अपमान हुआ है क्या? मैंने बोला आप जाके खुद देखिए, मैं इतना ही कर सकता हूं कि मैं बनारस में कुछ लोगों के नंबर दे सकता हूं आपको, आप जाइए, क्योंकि मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं कहूंगा हो गया और वो कहेगा एआई से है, तो मैं क्या, मैं योगी आदित्यनाथ के झूठ के सामने तो मैं छोटा हूं भाई। क्योंकि उनके झूठ के पीछे एक भगवा पहनने की एक ताकत है। मेरे पास भगवा है नहीं कि मैं झूठ बोल के भी उसको सच साबित करने का प्रयास करूं। पूरा इंदौर आज कहीं ना कहीं अस्वस्थ है, क्योंकि इंदौर का हर आदमी मां अहिल्या की कसम खाता है। तो ये इसीलिए ये पाल समाज वहां आया, जो गडरिया बोलते हैं आपको, ये और ये पूरे देश के
ये जो धनगर समाज, गडरिया समाज या पाल समाज जो भी कहो, ये पूरे देश में जो फैला हुआ है, ये कहीं ना कहीं अस्वस्थ है। इसी के बीच होलकर प्रतिष्ठान जो ट्रस्ट है, उसके यशवंतराव होलकर खुद आके गए। उन्होंने टूटी हुई मूर्ति पे सफेद कपड़े से ढका। उन्होंने चिट्ठी लिखी, जो चिट्ठी वायरल हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कहा कि कुछ मूर्तियां टूटी है, तो हमने कहा कि वो हमको दे दीजिए, हम ठीक करेंगे उसको। आप विकास करिए। मैं जानता हूं विकास के नाम, किसी ने मुझे कहा, एक बनारस में जब घूम रहा था, मैंने बोला बहुत तोड़फोड़ हो गई, तो वो अंधभक्त होगा बेचारा, वो रिक्शा वाला, उसने कहा कि साहब विनाश के बगैर तो विकास नहीं होता। तो मैंने बोला फिर इसका मतलब है कि हमको तो एक हाथ दो चार पूरे भारत में बम वर्षा करनी चाहिए, पूरे बम से भारत पूरा जला दो, नष्ट कर दो और फिर नया सृजन करो। मैंने बोला विकास कैसा? जब स्मार्ट सिटी घोषित हुई आशीष जी, जब स्मार्ट सिटी का पहला फेज आया, जब वेंकैया नायडू जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, तब 500 स्मार्ट सिटी का ये आया। तब हमने कई अधिकारियों को पूछा, उनने कहा कि भाई एक एक स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने में लाखों करोड़ रुपए लगाएंगे। हाँ, तो मैंने बोला ये कैसे लिपापोती करेंगे 100 करोड़ में? बोले कुछ नहीं, कुछ वाईफाई करवा लिए, 2-4 बस स्टॉप खड़े कर दिए, थोड़े कचरे की कुंडियां लगा दी, स्मार्ट सिटी हो गई। यही इसका कंसेप्ट है। और अल्टीमेटली वो स्मार्ट सिटी का पैसा देना भी बंद कर दिया इन्होंने। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, ये मान लीजिए आप। हाँ, ताला बंद गया। तो स्मार्ट सिटी में जब ओरिजिनल डिस्कशन हुए, उसमें एक बहुत बड़ा डिस्कशन इस पे होता था, स्मार्ट सिटी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द हेरिटेज ऑफ द सिटी। स्मार्ट सिटी करिए, लेकिन उस शहर की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको रखते हुए स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बनारस की क्या धरोहर है? बनारस की गलियां बनारस की धरोहर है। बनारस की गलियां देखने लोग जाते हैं। अब आप कहो कि ये गलियां बड़ी करनी है, भाई तोड़ो सारे घर, फिर सारे शहरी चंडीगढ़ बनाओ ना। हर शहर में जाओगे तो आपको शहर एक तरीका लगेगा, फोटोकॉपी बनाओ सब दूर। हर शहर की खासियत है, हर शहर की, किसी शहर की गलियां खासी है, किसी शहर के टावर खासी, किसी शहर के घरों के पैटर्न एक अलग टाइप के हैं। भाऊ, मैं केवल 1 मिनट, पंडित विशंभर नाथ मिश्र, आप गए थे काशी, तो उस समय वो ही नहीं मिल पाया, नहीं तो जरूर वहां मुलाकात आपसे हुई होती, उनकी तो एक अच्छी मुलाकात होती। संकट मोचन के महंत हैं, आज ही मैं उनको सुना इसी लेटेस्ट नहीं, इस मसले। मैं संकट मोचन गया था, लेकिन समय की कमी, क्योंकि वो वहां पे नहीं थे, वो अपने घर पे थे, और उनका घर गंगा घाट पर है। किसी ने मुझे सुनाया, बताया। हाँ, तो किसी ने मुझे कहा भी कि आप एक आध दिन रुक जाइए, तो उनके यहाँ व्यवस्था करेंगे। उनको मैसेज भी चला गया था मिलने का, लेकिन समय के अभाव में आना पड़ा, और कुछ नहीं। पंडित विशंभर नाथ मिश्र आज बोले हैं, पंडित विशंभर नाथ मिश्र संकट मोचन के महंत हैं, लेकिन संकट मोचन के महंत से ज्यादा अगर और लोग समझेंगे बेहतर, वो आईआईटी बीएचयू में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के आईआईटी बीएचयू, उनका पूरा परिवार बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। आईआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर। उन्होंने क्या कहा इसी बात पर, आज मैं सुन रहा था, किसी ने इंटरव्यू किया छोटा सा, तो कहे देखिए हमको पॉलिटिकल मसलों मत घसीटिए, लेकिन जहां तक इसकी बात है तो मणिकर्णिका घाट, ये जो है ना, धरती पर गंगा से आने से पहले, जो हमारे विरासत पुराण और ये सब बताते हैं, उसके मुताबिक गंगा के धरती पर आगमन से पहले मणिकर्णिका था हमारा तीर्थ। और मणिकर्णिका पर आप क्या सुविधा दोगे, बताओ क्या सुविधा दोगे? मणिकर्णिका पर क्या सुविधा दोगे? बहुत लॉजिकल बात थी। मणिकर्णिका कौन लोग आते हैं, किस लिए आते हैं, वहां क्या सुविधा दोगे? वहां गार्डन दोगे, वहां पर लोग घूमेंगे फिरेंगे क्या? वहां पर तो शोक संतप्त आता है ना भाई। वहां पे इतने आप करोगे ना कि हाँ कहीं साइड में टोटी लगा दो, 4 बेंच लगा दो, उसके लिए पूरा तोड़ दोगे कितना? उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का प्रोसेस, और ये किसी में कथावाचक जो है, ये सी ग्रेड जिम्मेदारी कह रहा हूँ, सी ग्रेड कथावाचक की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर, आईआईटी के प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, जो धर्माधिकारी भी है। वो कहे कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, नेचुरल डेवलपमेंट होने दीजिए। नेचुरल डेवलपमेंट काशी का हुआ है, ऐसा थोड़ा कि काशी ऐसे ही थी, डेवलपमेंट हुआ, नेचुरल हुआ।
आप उस घाट पे जो महाश्मशान जिसको कहते हैं, महाश्मशान में आप क्या सुविधा दोगे बताओ? अच्छा, बड़ा लॉजिकल, नॉर्मली हमको आपको सबको लगता है हाँ तोड़वा करके बनवाएंगे, उसको बड़ा वो कर देंगे। अरे बाकी तो जो आप कर रहे हो करोगे, शमशान में क्या कर दोगे भाई? कौन सी ऐसी मशीन लगवाओगे कि मुर्दा को रखते ही वो जिंदा होकर के खड़ा हो जाएगा, महाश्मशान से वापस जा रहे हैं? वहां बेंच चाहिए, वहां पर पानी के लिए टोटी चाहिए, इतना ही करना है ना, तो टोटी बेंच तो बिना तोड़े भी लगा सकते हो आप। वहां पर शेडो कर दोगे, ऊपर से कुछ ढकने उकने की व्यवस्था कर दोगे, इतना तो कर सकते हो। भाऊ बताइए कितने, ये बात कई बार हम भी उतना, हमको लगता है ना नहीं, नहीं, डेवलपमेंट, कुछ लोग कहें डेवलपमेंट के लिए तोड़ मैंने दिया। क्या कहा भाई, मैं ये कहता हूँ कि आप डेवलपमेंट करिए, लेकिन उस मंदिर की मूर्तियां आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, कसाई जैसा आपने काट दिया उसको। आप थोड़ा उसको सेंसेबल करते, आप आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बोलते कि ये मंदिर यहाँ से शिफ्ट करना है, आप सारी मूर्तियां संजो के रखते, बाद में वो जो डेवलपमेंट करना है आप चौड़ा करिए, उसके बाद में फिर उसको स्थापित करिए। लेकिन आपने किसी को कह दिया कि वो दो टूटी हमको पता पड़ गया, अब आगे नहीं होने देंगे, ये यशवंत होलकर को कहा। आदरणीय सुमित्रा महाजन हमारी ताई जी को कहा कि वो एक्चुअली वो जेबीसी जा रही थी, उसका धक्का लगने से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, वहां जेबीसी का नुकसान हो गया। जो वीडियो आए हैं वो वीडियो ऐसे वो हैमर से तोड़ते हुए वीडियो आए हैं, मूर्तियां नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद 2-4 फोटोग्राफ आए हैं एआई से बने हुए, और सरकार उसी को घुमा रही है। कल मैंने वो टीवी पे देखा था कि एआई के फोटो मिल गए, एआई के, अरे एआई के फोटो छोड़िए, वीडियो को बताइए आप, वीडियो कौन सा एआई का बना हुआ है? अरे वीडियो में काम करते करते जिंदगी कट गई, अब बुढ़ापा आ गया, और हमको सिखा रहे आप एआई का वीडियो क्या है? हम तो 2 मिनट में वीडियो को बता देते कि कहाँ फ्रेम यहाँ पे जंप कर कहाँ से डॉक्टर हुआ है, कहाँ कट मारा है। जो हुआ वो हुआ, आगे बढ़िए। आप उसी पे मतलब आप लाठीचार्ज करोगे, ये करोगे, क्या मतलब एक नया विवाद। बेसिकली अहंकार, सबके पीछे मूल अहंकार है कि हम झुकेंगे नहीं। ये सब पुष्पा बने घूम रहे हैं, सब पुष्पा बने घूम रहे हैं। हाँ बस, फिल्म आई थी ना झुकेगा नहीं, वो हाँ वही बस। है, ये सब पुष्पा बने घूम रहे हैं। मैं अभी आपको और विजुअल दिखाता हूं, लेकिन अभी आई ना मणिकर्णिका, सारा वहीं से विवाद जन्मा है, मणिकर्णिका का इतिहास। मैं जब ये पंडित विशंभरनाथ मिश्रा जी को सुना, महंत जी को, तो मैं आज पढ़ा मणिकर्णिका, सनातन हिंदू, सनातनी जो लोग कहते हैं, मणिकर्णिका, खासकर जब इन्होंने कहा ना पंडित विशंभरनाथ मिश्र जी ने कि गंगा के आने से पहले मणिकर्णिका थी, तीर्थ, मणिकर्णिका तीर्थ, तो हम क्या ऐसा कैसे, क्या लॉजिक से कह रहे हैं कि भाई गंगा के आने के पहले थी? कैसे थी गंगा के आने के पहले, वहां क्या था? तो पढ़े तो पता चला, दरअसल आनंद वन, काशी को आनंद वन कहते थे। इसी आनंद वन में, काशी की महिमा अद्भुत है भाऊ, आनंद वन में भगवान शंकर और माता पार्वती वास करते थे, और पूरी सृष्टि में एक ही ऐसी जगह है जहां से कभी भी, मतलब वो कभी भी वहां से नहीं निकले। माता पार्वती और भगवान शंकर काशी से, जैसे होता है ना कि भगवान यहां से उतने दिन के लिए चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, काशी कभी भी नहीं छोड़ते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती, कभी नहीं छोड़ते, आनंद वन में रहते हैं। उस आनंद वन में 15 कोस का एरिया है, वो 15 कोस, काशी 15 कोस। अपने बाएं तरफ वामांग देख रहे थे एक वक्त में ही भगवान शंकर और माता पार्वती, और वाम आंग अपने बाएं तरफ देख रहे थे, उसी से एक पुरुष का अवतार हुआ, और उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम रखा उन्होंने। और मर्यादा पुरुषोत्तम का फिर विचार के पश्चात उन्होंने नाम रखा महाविष्णु। वही महाविष्णु, वही विष्णु क्षीर सागर वाले, महाविष्णु नाम रखा, जो माता पार्वती और इनके बाएं तरफ देखने से पुरुषोत्तम, फिर महाविष्णु। और महाविष्णु ने उसके बाद महाविष्णु को ही कहा कि यही अब सृष्टि के पूरा संचालक की भूमिका। फिर महाविष्णु तपस्या करने बैठ गए इनके, यही जहां पर मणिकर्णिका है, यही वो जगह थी। वहां महाविष्णु तपस्या करने लगे भगवान शंकर के,
कि हमको आपको दर्शन देना पड़ेगा। तो फिर भगवान शंकर और माता पार्वती दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो उनसे एक शर्त और रख दी महाविष्णु ने। कहा आपका मुझे सौम्य स्वरूप में, जो नॉर्मल स्वरूप वो देखना है, वो शिव का वो स्वरूप नहीं, नॉर्मल स्वरूप। उस स्वरूप में जब आने लगे तो उनके कान का कुंडल गिर गया, कर्णिका, मणिकर्णिका, वो वहीं गिर गया। मणि गिर गया कान का। हाँ, तो जो है वो गिर गया और वही गिरा वहां पर। वहां पर जब तपस्या कर रहे थे महाविष्णु, तो तपस्या के समय ही उन्होंने अपने चक्र से एक झील का, मतलब आप उसको कुंड कह लीजिए, झील से बेहतर कुंड होगा, एक कुंड का निर्माण किया था। और उस कुंड में ये तब की है, इसमें थोड़ा पीछे जाकर के, जब तपस्या के लिए आए, जब उनका मतलब बाएं तरफ देखने से उनका अवतार हुआ, उसके बाद जब तपस्या करने, तो जो उनके पसीने का जल था महाविष्णु के, वो उन्होंने चक्र से वो एक कुंड का निर्माण किया और उनके पसीने का जल उसमें गया। इसीलिए गंगा से पहले का तीर्थ कहते, तब गंगा नहीं धरती पर आई थी, तो वही जल उसमें था और वही जल उसमें था। फिर मणिकर्णिका जब ये गिरा तो मणिकर्णिका उसमें, उसको कहा उन्होंने। और वहीं से जब आखिर में विष्णु ने कहा, महाविष्णु ने, कि यहाँ पर जो भी आएगा उसको मतलब सीधा जन्म मुक्ति के पूरे चक्र से उसको मुक्ति मिलेगी। मोक्ष मिलेगा, हाँ, मुक्ति मिलेगी, हाँ। मोक्ष। तो जो है, क्योंकि वो वहां पर उसी से वो कुंडल में ही जो था ना, कुछ क्या मणि या क्या लगा था, उसी के नाम से उन्होंने इसको वो किया कि यहाँ मणिकर्णिका, से कान हाँ, से गिला हुआ मणि, इसलिए उसका मणिकर्णिका ये नामांकन हुआ, हाँ, नाम रखा गया। हाँ। तो वहां से ये है पूरी कहानी। वो विष्णु, महाविष्णु वहीं से आए और वहां, इसीलिए कहते हैं विश्व की नाभि, विश्व की नाभि। भारत को कहते हैं विश्व की नाभि, काशी को कहते हैं भारत की नाभि, और काशी की नाभि मणिकर्णिका को कहते हैं। मणिकर्णिका, काशी की नाभि, अच्छा नाभि हुआ आपने इसलिए कई बार आप इतना कहते हैं कि ना, कि विस्तृत पूरे इतना दुनिया का केंद्र है विस्तृत काशी। मणिकर्णिका के नाम से बना दिया, नहीं तो कुछ अंधभक्त कहते कि वो मणिबेन के नाम से रखा गया था। मणिकर्णिका मोदी जी ने रखवाया था, और ये मोदी जी ने ही घाट का निर्माण किया। क्या देवी अहिल्या की जब विरासत खत्म करने के लिए तुले हुए हैं, उनका नाम मिटाने के लिए देखिए, बेसिकली काशी के साथ शिव जी के बाद, भगवान शिव के बाद यदि जीर्णोद्धार का मामला आता है तो अहिल्या देवी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, हाँ, क्योंकि मंदिर से लेकर तमाम घाटों का इंदौर की महारानी अहिल्या देवी ने वहां, क्योंकि वो शिव भक्त थी, अहिल्या देवी परम शिव भक्त थी भाई। तो उन्होंने जब अहिल्या देवी ने ही, उसके बाद महाराज नाम के लिए रह गए, लेकिन जो शासक रहे इंदौर के वो शिव जी रहे, क्योंकि उन्होंने उसके बाद शिव जी को ही गद्दी पे बिठाने की बात, जब वो महेश्वर अपनी राजधानी शिफ्ट कर गए अहिल्या जी, माता अहिल्या देवी, तब उन्होंने कहा कि ये शिव जी का राज्य है, अब इसमें शिव जी ही राज करेंगे। वो शिव भक्त थी, तो उन्होंने वहां पे किया। तो अब भैया जहाँ नमो घाट आप बना रहे हो, वहां आप देवी अहिल्या का नाम तो मिटाना ही है, और उसी चक्र में ये सब क्रियाक्रम चल रहे हैं। और आज जो दुर्भाग्य हुआ कि यदि कोई समाज के आदमी श्रद्धांजलि या वहां पे अपना आदरांजलि देने जाते हैं, अभी तो समय श्रद्धांजलि देने का ही आ गया है, क्योंकि वहां पे अब नाम मिटने की स्थिति चालू हो गई है। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कोई देवी अहिल्या का नाम भी लेगा कि देवी अहिल्या जी ने वहां पे कुछ जीर्णोद्धार किया था। अब तो यही तो काशी का सारा भुलवाना है, डेवलपमेंट नमो के नाम से ही चल रहा है। अब योगी यही तो आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ने ही तो किया जो कुछ भी किया। माता अहिल्या को विस्मृत करवाना है, तभी तो ये हो रहा है। तभी और ये हो रहा है। इसमें ये जो किस्सा मैंने बताया स्कंद पुराण में है, हाँ, स्कंद पुराण में। और ये किस्सा किसने सुनाया? स्कंद पुराण में अगस्त्य मुनि को कुमार कार्तिकेय ये सुनाते हैं, जो शिव जी के स्वयं पुत्र है। पुत्र है। और ये मुक्ति धाम इसको क्यों कहा गया फिर बना, कि जनार्दन ने, उन्होंने, शिव ने कहा कि जनार्दन यहाँ मेरा मतलब ये गिरा है मणिकर्णिका, मणि, कान का हाँ, कुंडल, तो ये अब घाट मणिकर्णिका होगा। फिर जनार्दन मतलब महाविष्णु ने कहा कि यहाँ पर मुक्तामय, मुक्तक लगे हुए थे उसमें, मुक्तामय कर्णिका गिरी है महादेव की, हमारे
आराध्य की, तो ये मुक्ति धाम होगा, अब यहाँ से मुक्ति मिलेगी, मुक्तमय। तो ये किस्सा है, लेकिन इस किस्से को आजकल किस्सा तो मोदी जी जो बतावे वही मानिएगा आप लोग, वही हमारा वाला मानेगा। मानेंगे तो फंस जाएंगे, लाठियां चल रही हैं। हम हाँ। लोग तो मैंने मान लिया, अपना दांव लगा ही दिए हैं जीवन का। खैर, और आपको दिखाता हूँ काशी, क्योंकि काशी की बात है तो 2 वीडियो और भाव वक्त हो गया, लेकिन फटाफट। राइटिंग में देती हमरे परिवार का जहर देता सरकार तानाशाह है। जीवन भर हम लोग बीजेपी को वोट देते आए हैं, इसी कर्तव्य के नाते हम लोग वोट देते आ रहे हैं कि मेरे पूरे परिवार को जहर दे दी जाए, मार दी जाए और मेरी पूरी संपत्ति ले ली जाए। वर्ल्ड एक्सपो सिटी के तहत 13-14 गांव की जमीन जा रही है, पूरा घर बेघर कर रहे हैं, एक धूर जमीन नहीं बच रही है। अगर उनसे कहा भी जा रहा है कि घर और परिवार के लिए दे दिया जाए 10 बिस्सा जमीन, तो वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और पूरी की पूरी संपत्ति ले रहे हैं। ठीक है, सरकार है, संपत्ति ले रही है, जबरदस्ती ले रही है। ये किस अधिनियम के तहत आता है, किस मानवीय अधिकार के तहत हम बात करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति को उजाड़ के दूसरे व्यक्ति को बसाने का कहां तक अधिकार सरकार को मिलती है? कौन से अधिकार के तहत, किस आर्टिकल के तहत बसाने का अधिकार मिला जा रहा है? चौड़ीकरण की बात कही जा रही है, व्यवस्था देने की बात कर रही है। हमारी जमीन 13 लाख 4 गुना के तहत 3 लाख रुपए बिस्से सड़क की जमीन दे रहे हैं, हर जगह की दे रहे हैं। आप हमसे लीजिए 13 लाख रुपए बिस्सा, हम दे रहे हैं, आप हमारी जमीन छोड़ दीजिए। ये कौन सी बात है भाई? यहाँ एसडीएम आ रहे हैं, एसपी आ रहे हैं, सबको अगर खाली एक भावनात्मक रूप से जमीन जो नहीं बेचेगा वो नहीं लेंगे, लेकिन मतलब क्या होता है? डिबाड बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। सरकार जमीन तो डंडा मार के लेगी, सरकार तानाशाह है। जीवन भर हम लोग बीजेपी को वोट देते आए हैं, इसी कर्तव्य के नाते हम लोग वोट देते आ रहे हैं कि हमारी संपत्ति हमसे छीन ली जाए और जबरदस्ती ली जाए। एसडीएम से मैं यही कहा कि मैडम, मैं आपको अपनी जमीन फ्री में देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं लिखित भी मैं आपको दूंगा कि मेरे पूरे परिवार को जहर दे दी जाए, मार दी जाए और मेरी पूरी संपत्ति ले ली जाए। एसडीएम मैडम ने बोला है कि जिसकी जमीन, जो जमीन अपना देना चाहे तो दे सकता है, जो नहीं देना चाहे वो नहीं दे सकता है। इसके लिए प्रक्रिया है धारा 9 के तहत आप अपना एप्लीकेशन एसएलओ ऑफिस में जाकर के देंगे। यदि जो देना चाहे तो दे सकता है, जो नहीं देना चाहे वो नहीं दे सकता है। तो एसएलओ ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन देंगे तो उसको हम लोग उसका निस्तारण कर देंगे 3 दिन के अंदर में। और लेकिन व्यक्तिगत सभी लोगों को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। इसके लिए चाहे खतौनी में 4 लोग का नाम हो या 10 लोग का नाम हो, लेकिन व्यक्तिगत सब लोग को एप्लीकेशन देना पड़ेगा इस एसएलओ ऑफिस में, तभी उसका हम लोग निस्तारण करेंगे। एसडीएम महोदय यहाँ आई थी, तो समस्या का समाधान हुआ? कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप लोग जो धारा 9 का आपत्ति किए, नोटिस आया है, उसका अगर आपत्ति दर्ज कराएंगे तो इस पे मैं 2-3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर में विचार करूंगा। ये सब अच्छा, आजकल जितना आप सुन रहे होंगे भाऊ, 90% यही मिलेगा कि हम लोग भाजपा को जिंदगी भर वोट देते आए, यहां तक जिता के लाए, हमने सरकार बनवाया, अब ये हमको लूट रहे हैं, हमको खसोट रहे हैं, हमको जहर दे रहे हैं। फिर चुनाव कौन जिता रहे, चुनाव कैसे जीत रहे हैं सर? जब जितना भाजपा वोट देने वाले हैं, समय अपना कपाल पटक रहे हैं, तो चुनाव जिता रहे हैं। आपको क्या लगता है भाजपा जो अभी वर्तमान में जो भाजपा है वो इतनी मर्सीलेसली, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल बिना कुछ ये रखे, जो अपने मनमानी कर रही है, क्योंकि उनको टेंशन नहीं है मतदाताओं का, क्योंकि वो मतदाताओं का मत चाहिए ही नहीं, उनके पास सिस्टम है चुनाव जीतने की। Who cares for the voter when voters are not going to decide for us? मतदाताओं की कौन पूछ परख करेगा जब मतदाताओं के भरोसे हम है ही नहीं। कौन से मतदाताओं के भरोसे है? आज लोग पूछ रहे ना भाई कैसे जीते, अरे ऐसा कैसे हो गया, कसं झालं, अरे कसं झालं मतलब हो गया, जीत गए। आए थे ना हरियाणा से, 2 गाड़ी भर के आप ही के चेंबर में बैठ के बात हो रही थी, सारे प्रधान आए थे कि साहब ऐसा कैसा हो गया, मतलब बस हो गया सो हो गया। और इसके खिलाफ न्यायपालिका ठप्पा लगाने को तैयार है। चुनाव आयोग ने जो कहा सही कहा, जिंदा लोगों को मार दिया, मतदाता सूची से निकाल दिया, क्या कर लेंगे? पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, क्या कर देंगे? मामला कोर्ट में जाएगा, क्या कर देगा? कोर्ट कहेगा ठीक है अगली बार अगले चुनाव में देखेंगे। क्या कर लोगे आप? इससे ये भूल जाइए कि आपके मतदान से सरकार जीतती है। ये जो कह रहे थे इनको गलतफहमी है। क्या बनारस की जनता जानती है कि सांसद उनका कैसा जीता है? नहीं, सारा बनारस जानता है चुनाव कैसे हुए।
उसके बावजूद यदि कहे कि हमने चुनाव जितवा दिया तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हर कहानी के बाद कहा जाता था इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। अब हाँ पता नहीं आगे मोदी जी के समय में होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज जो ये 35 मिनट की हमारी कहानी है, इस कहानी से एक सीख मुझे मिली है कि हमारे सबसे मतलब सारे देवों के देव महादेव महाविष्णु को उसी काशी में जो है रचने वाले महादेव ने भी एक गलती की थी। और कहा जाता है कि काशी में बसने वाले हर व्यक्ति में शिव तत्व है। हर व्यक्ति में, काशी में कोई भी जीव हो उसके भीतर शिव तत्व है। तो हमारे शिव ने भी एक बार गलती की थी, भस्मासुर वाला चैप्टर सबको पता है। तो लगता है शिव तत्व वालों ने भी एक गलती की, और शिव ने जो गलती की थी उसके बाद फिर महाविष्णु को, उन्हीं ने जिस महाविष्णु को पुरुषोत्तम के रूप में काशी में अवतरित स्थापित किया था, उन्हीं विष्णु को बेल आउट करना पड़ा, उसी विष्णु को छुटकारा दिलवाना पड़ा। तो वहां तो ये काशी तत्व जिन सबके भीतर है, काशी तत्व मैं मानता हूँ पूरे काशी में ही नहीं, इस सृष्टि के हर व्यक्ति में शिव तत्व है। हर व्यक्ति में शिव तत्व, हर व्यक्ति में शिव तत्व है। शिव किसका नाम नहीं है? तो अपने शिव हर जीवन का नाम ही शिव है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जीव, ये सारा जो हम जीवित ही शिव की वजह से है। तो शिव तत्व माना जाता है। जो धर्म को मानते हैं, सनातन को मानते हैं। जो नास्तिक है, जो बिल्कुल ही धर्म को मानते नहीं, तो ठीक है, उनके लिए फिर बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल इशू है। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री ही नॉन बायोलॉजिकल हो, वहां साइंस घुटने टेक देता है। तो अब वही गलती हुई है, गलती सुधार लोग करेंगे। अब लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर वही करेगा, तो वही करेगा। खैर, ये पाल समाज 30 सेकंड में नोट कर लीजिएगा। पाल समाज उत्तर प्रदेश में इतना महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल है। प्रदेश अध्यक्ष मतलब एक होता है ना कि कास्ट, उसके लिए संतुलन बनता है, तो प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज से मेरठ में प्रदर्शन हुआ है। मेरठ के प्रदर्शन का पाल समाज मेरठ में बड़े पैमाने प्रदर्शन करने निकला। अगर विजुअल हो तो एक झलक दिखा दीजिएगा। बड़े पैमाने पे आप मेरठ से चलिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिर्फ जाट गुज्जर त्यागी लोग जानते हैं, यहां से शुरू होता है पाल समाज, और कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज मतलब इलाहाबाद होते हुए और बनारस तक इतने बड़ी संख्या है पाल समाज की कि चुनाव के नतीजे तय करते हैं। नतीजे कानपुर में, फतेहपुर में, अकबरपुर जो कानपुर देहात है, औरैया, और यहां से लेके मतलब उत्तर प्रदेश में पाल समाज बहुत बड़ी संख्या है, तो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बस अब हटा दीजिए, बाकी सोचने दीजिए। हालांकि इनको तो वोट अब चाहिए नहीं किसी का, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है तो हम अपना बता दिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।